हेलो क्लास। हम चैप्टर पढ़ रहे थे सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन एंड इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में वेक्टर प्रोडक्ट को स्टार्ट कर दिया था। तो आज की क्लास में हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में और जानेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड ए बी वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा है थीटा, देन ए क्रॉस बी एक तीसरा वेक्टर मिलेगा हमें, जिसको हमने सी वेक्टर बोला था। एंड ये सी वेक्टर ए वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा एंड बी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा। एंड सी वेक्टर का फॉर्मूला क्या था? अगर इस डायरेक्शन को एन कैप मैंने बोला, सी वेक्टर जो कि हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, उसका फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए into magnitude of B sin theta n cap. ओके, हमने देखा कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक थर्ड वेक्टर जो मिल रहा है वो भी क्या है? एक वेक्टर है। तो इस टाइप के प्रोडक्ट को कहा जाता है वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर इसका सेकंड नाम मैंने लास्ट क्लास में बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर वही लिखा गया है, अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज अ वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट दो वेक्टर ए एंड बी का क्या मिलता है? हमें एक वेक्टर मिलता है जिसका अगर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखें, अगर सी का हम मैग्नीट्यूड कर दें, सी का भी हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, तो मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। सी का मैग्नीट्यूड होगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, जहां पर थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंड जो सी है वो क्या है? परपेंडिकुलर है ऑन बोथ ए एंड बी। ओके, ये है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। इसके बारे में हम और जानते हैं। आगे चलते हैं। इफ वी टेक अ राइट हैंड स्क्रू, अगर हम एक राइट हैंड स्क्रू को ले with the head lying on the plane of A and B, and the screw is perpendicular to the plane, and if we turn the head in the direction from A to B, then the tip of the screw advance to the direction of C. स्क्रू या वाटर बॉटल को आप ऐसे खोलते हो। ओके, अगर ये वेक्टर B है, ये वेक्टर A है, ये इनके बीच का एंगल थीटा है, और ये स्क्रू ऐसे रोटेट हो रहा है, तो सी वेक्टर हमेशा ऐसे मिलेगा। एंड अगर ये वेक्टर ए है एंड ये वेक्टर बी है, एंड हम अब भी ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो एंगल जो हमारे को सी वेक्टर है वो हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, थीटा एंगल है। ओके, तो इसमें वेक्टर प्रोडक्ट में हमें डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना होता है। इफ वन कर्ल अप द फिंगर टू हिज राइट हैंड अराउंड द लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड ए बी, अगर आप फिंगर को ऐसे कर्ल कर रहे हो, मतलब ए क्रॉस बी हो रहा है, ए वेक्टर से बी वेक्टर की ओर ऐसे जा रहे हो आप, तो आपका जो थंब का डायरेक्शन है, ओके, ये सी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड आप अगर ए से बी वेक्टर जा रहे हो, ए क्रॉस बी कर रहे हो, एंड आपका जो फिंगर है वो ऐसे कर्ल हो रहा है राइट हैंड का, तो ये जो डायरेक्शन हो रही है ये सी वेक्टर की डायरेक्शन है। आप क्या कर रहे हो? ए क्रॉस बी कर रहे हो, तो ए को बी की साइड भेजना है। ये जो पहला डायग्राम है फर्स्ट, इसमें आप क्या कर रहे हो? अपने फिंगर्स को ए डायरेक्शन की ओर ले रहे हो एंड बी की साइड आप भेज रहे हो, तो आपकी फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही है, एंड ये जो डायरेक्शन है ये सी वेक्टर, ओके, ये ऊपर की साइड आ रहा है। अब डायग्राम नंबर सेकंड में देखो, ए वेक्टर इस साइड है, ओके, एंड आपकी फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही है ताकि आप ए से बी की ओर जा सको, ए क्रॉस बी करो, तो ये जो डायरेक्शन है ये सी की डायरेक्शन। राइट हैंड से आप क्या कर सकते हो? वेक्टर की डायरेक्शन को समझ सकते हो। आगे चलते हैं। A simpler version of the right hand rule is follow.
Open up your hand palm and curl your finger point from A to B. Stretch your thumb point in the direction of C. जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें क्या फाइंड करना है? C वेक्टर किसकी इक्वल होता है? A क्रॉस B के। तो अपनी फिंगर को A की साइड लिया करो, ओके, एंड B के पास भेजा करो, एंड जिस डायरेक्शन पे भी आपको मिलेगा वो आपके C वेक्टर का डायरेक्शन होगा। यहाँ पर सारा वही एक्सप्लेन किया गया है। बिकॉज ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस डोनेट करते हैं, क्रॉस का सिंबल ऐसे होता है एंड वेक्टर प्रोडक्ट में हम यही सिंबल यूज करते हैं, तो इसको वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी होगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होता है? ए बी कॉस थीटा। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके इक्वल होगा? बी ए कॉस थीटा। एंड ये दोनों की दोनों क्वांटिटीज क्या होगी? सेम होगी। इसका मतलब ये ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल होगा, ओके। बट अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो हमें जो सी वेक्टर मिल रहा है उसकी डायरेक्शन ऊपर की साइड है, एंड अगर हम बी क्रॉस ए करें, ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, तो अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की साइड हमें मिल रही है, एन कैप, ये हमारे सी वेक्टर की डायरेक्शन है। बट अगर हम बी क्रॉस ए करें तो हमें डायरेक्शन डाउनवर्ड्स मिलेगी सी वेक्टर की, तो हमें डायरेक्शन उल्टी मिल रही है, तो माइनस सी वेक्टर हमें मिल रहा होगा नीचे की साइड। तो इसका मतलब ये कि ए क्रॉस बी कभी नहीं इक्वल हो सकता बी क्रॉस ए के, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो जा रही है। ए क्रॉस बी करो डायरेक्शन अपवर्ड, अब बी क्रॉस ए करो डायरेक्शन डाउनवर्ड। सो बिकॉज डायरेक्शन डिफरेंट हो जा रही है, तो इसका मतलब ये ए क्रॉस बी क्रॉस ए के कभी इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। सो जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव होता है, बट वेक्टर प्रोडक्ट नॉट कम्यूटेटिव होता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, डायरेक्शन बदल जाती है। आगे चलते हैं। यहाँ पर वही एक्सप्लेन किया है कि डायरेक्शन बिकॉज चेंज हो जाती है, इसी की वजह से जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। अब हम आगे चलते हैं। अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट इज बिहेवियर अंडर रिफ्लेक्शन। अंडर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब ये कि अगर ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर के बराबर हो जाए एंड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर हो जाए, सो ए क्रॉस बी इधर की साइड भी क्रॉस करे एंड इधर की साइड भी क्रॉस करे, तो ए क्रॉस बी ही हमें मिल रहा होगा। तो रिफ्लेक्शन में वेक्टर प्रोडक्ट अपना साइन चेंज नहीं करता। सिंपल सी थ्योरम है, इसका इतना यूज नहीं है। अब स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या? अगर ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी करूं तो हमें ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी मिलेगा। अगर मैं ए क्रॉस बी प्लस सी करूं तो मुझे ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी मिलेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट दोनों, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर ए वेक्टर का क्रॉस हम ए वेक्टर के साथ ही कर रहे हैं, ओके, चलिए ये करते हैं हम। ए डॉट ए करके देखते हैं एंड ए क्रॉस ए करके देखते हैं। सो ए डॉट ए, इसका मतलब क्या कि ये दोनों के दोनों जो वेक्टर हैं ये पैरेलल है। सो ए डॉट ए किसकी इक्वल हो जाएगा? ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस, इनके बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो हमें मिल गया कॉस 0 1 होता है, तो ए डॉट ए हमें मिल गया ए स्क्वायर। बट अगर हम ए क्रॉस ए की बात करें, इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, तो हमें मिल रहा है ए इंटू साइन 0 डिग्री, एंड साइन 0 क्या होता है? 0। तो सेम वेक्टर का क्रॉस
0 आता है हमेशा, एक नल वेक्टर मिलता है। सो A क्रॉस A हमेशा 0 आता है। ये इस चीज का हमें ध्यान रखना है। वही डॉट प्रोडक्ट में A डॉट A स्क्वायर हो जाता है। तभी हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में I डॉट I कैप किसके इक्वल हो जाता है? 1। सिमिलरली J डॉट J भी 1 होता है। सिमिलरली K डॉट K भी 1 होता है। बट अगर हम I डॉट J कर रहे हो 0 हो जाता है, बिकॉज I x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, J y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और उनके बीच में 90 डिग्रीज का एंगल होता है। सो I डॉट J 0 हो जाता है। सिमिलरली J डॉट K 0 हो जाता है। सिमिलरली K डॉट I भी 0 हो जाता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट की खासियत है यूनिट वेक्टर्स की टर्म्स में। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट की खासियत देखेंगे यूनिट वेक्टर्स की टर्म्स में। अब क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वेक्टर का क्रॉस 0 होगा। I क्रॉस I 0, J क्रॉस J 0, K क्रॉस K 0। बट अगर हम यूनिट वेक्टर्स की टर्म्स में देखें, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, तो x क्रॉस y हमेशा z वेक्टर को देगा, तो I क्रॉस J हमेशा K कैप को देगा। तो यहां से हम एक चीज समझेंगे, हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और सर्कल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। यहां पर हम I कैप लिख देते हैं, यहां पर हमें J कैप लिख देते हैं, यहां पर हम K कैप लिख देते हैं। तो जब भी कहा जाए I क्रॉस J करना है हमें, I क्रॉस J करना है हमें, तो I क्रॉस J करते ही हमें K मिल गया। ये तरीका सिखा रही हूँ, ट्रिक सिखा रही हूँ। सिमिलरली अगर हम K क्रॉस I करेंगे तो हमें J मिल जाएगा। सो K क्रॉस I हमें J कैप दे देगा। J क्रॉस K करेंगे तो हमें I कैप मिल जाएगा। सो J क्रॉस K कैप हमें I कैप मिल जाएगा। अब उल्टा चलते हैं। J क्रॉस I किया हमने, J क्रॉस I किया हमने, तो ये हमारी डायरेक्शन से उल्टा हो गया। ठीक है, हम एंटी क्लॉक नहीं जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए। तो J क्रॉस I करते ही हमें माइनस K कैप मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं K क्रॉस I करूं, K क्रॉस I, तो आप देख रहे हो हमें उल्टा जाना पड़ रहा है। सॉरी, I क्रॉस K करूं, I क्रॉस K करूं, I क्रॉस K कैप, तो हम उल्टा जा रहे हैं, तो हमें माइनस ऑफ J कैप मिलेगा। सिमिलरली K क्रॉस J करूं, तो हम बिकॉज उल्टा जा रहे डायरेक्शन में, तो मुझे माइनस I कैप मिलेगा। सो K क्रॉस J करूं, K क्रॉस J करूं, तो मुझे माइनस I कैप मिल जाएगा। एंड सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो हमें अगर ये सर्कल वाला फॉर्मूला ट्रिक आपको याद है एंड आपको याद है कि सिमिलर वेक्टर का क्रॉस हमेशा 0 होता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। आप आगे चलते हैं। वही सिखाया गया है कि आप सर्कल ड्रॉ कर लो और उसको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। यहाँ पर I J K लिख दो। तो अब हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, सो डायरेक्टली बता देंगे हम कि J क्रॉस K क्या होता है, I। ठीक है, K क्रॉस I क्या होता है, J। आगे चलते हैं। ओके, फिर से ड्रॉ करते हैं। I J K, J क्रॉस I, उप्स ये तो डायरेक्शन से उल्टा हो गया। सीधे आंसर क्या हो जाएगा, माइनस K कैप। ओके, J क्रॉस I इज माइनस K कैप। सिमिलरली K क्रॉस J फिर से डायरेक्शन से उल्टा हो गया, माइनस I कैप। सिमिलरली I क्रॉस J डायरेक्शन से अपोजिट, सो माइनस J कैप। तो अब हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने सारे फॉर्मूलेज हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी, हमारे को ट्रिक पता चल गई। अब दो वेक्टर है हमारे पास, एक है A वेक्टर जिसको अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो वो हो जाएगा AXI कैप प्लस AY J कैप
प्लस ए जेड के कैप एंड बी वेक्टर हो जाएगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप एंड हमें ए क्रॉस बी करना है। तो अब हम इस चीज को याद रखेंगे, आई जे के एंड हम जानते हैं सिमिलर वेक्टर का क्रॉस 0 होता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ए एक्स का क्रॉस बी एक्स के साथ, बिकॉज आई कैप है तो 0 हो जाएगा। ए एक्स का क्रॉस बी वाई के साथ, तो आई क्रॉस जे के कैप मिल जाएगा हमें, के कैप मिल गया अब हमें। ए एक्स का क्रॉस बी जेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आई क्रॉस के उल्टा जा रहे हैं हम, माइनस जे कैप मिल जाएगा। तो माइनस, अब इस वाली टर्म पे आ जाते हैं ए वाई का क्रॉस बी एक्स के साथ जे क्रॉस आई माइनस के कैप मिलेगा। ए वाई का क्रॉस बी वाई के साथ जे क्रॉस जे, सेम वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट 0 होता है तो ये 0 हो गया। ए वाई का क्रॉस बी जेड के साथ जे क्रॉस के सही डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, तो हमें आई कैप मिलेगा। ओके, हमें मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ रहा है। ए जेड का क्रॉस बी एक्स के साथ के क्रॉस आई जे कैप मिल गया। ए जेड का क्रॉस बी वाई के साथ के क्रॉस जे उल्टी डायरेक्शन, माइनस ए जेड बी वाई आई कैप मिल गया। और ए जेड का क्रॉस बी जेड के साथ के क्रॉस के 0। अब बस सिंप्लीफाई कर दिया, आई कैप वाली टर्म एक साथ ले ली, वाई कैप जे कैप वाली टर्म्स एक साथ ले ली एंड के कैप वाली टर्म्स एक साथ ले ली। तो ये तरीका होता है वेक्टर प्रोडक्ट को सॉल्व करने का। सो ये एक तरीका है, आप इसमें देख रहे हो, इसमें हमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा है, बार बार टेबल को समझना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। अब हमारे पास इसको सॉल्व करने का एक और छोटा प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास छोटा तरीका है डिटर्मिनेंट से सॉल्व करने वाला। जो स्टूडेंट बायोलॉजी वाले हैं वो इस ट्रिक को समझ ले तो इजीली हो जाएगा। ए वेक्टर हमारा क्या था, ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, सॉरी ए वाई जे कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप एंड बी वेक्टर है हमारे पास बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम ए क्रॉस बी क्योंकि हमें ए क्रॉस बी करना है। ऊपर हम लिखेंगे आई जे के। अब पहले क्या लिखा है हमने ए, तो ए की टर्म्स यहाँ लिख देंगे। फिर क्या लिखा है हमने बी की टर्म्स लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम आई कैप, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, आई कैप हमने लिखा तो आई कैप की साइड वाली सारी चीजों को छोड़ देंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई एंड बीच में माइनस साइन। तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये हमारे पास पहली टर्म आ गई। ओके, अब सेकंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, जे कैप को चूज करेंगे, बट जे कैप के साथ ऑलरेडी एक माइनस साइन लगा के रखेंगे। ओके, अब जे कैप वाली सारी टर्म्स को भूल जाएंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई एंड बीच में माइनस साइन। सो ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। अब थर्ड टर्म फिर से क्या होगा, के कैप को रखेंगे बट के कैप के साथ पॉजिटिव साइन, प्लस प्लस माइनस प्लस, तो के कैप के साथ पॉजिटिव साइन। अब के कैप से रिलेटेड सारी टर्म्स को भूल जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई माइनस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। सो आप देख रहे हो कि हमें एक लाइन में हमने क्या किया, आंसर को कैलकुलेट कर लिया। तो डिटर्मिनेंट मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने का। एंड मैं चाहूंगी कि आप डिटर्मिनेंट मेथड की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि क्रॉस प्रोडक्ट को आप इजीली सॉल्व कर सके, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट इस चैप्टर में बहुत जगह पे यूज में आएगी, क्वेश्चंस में यूज में आते हैं। तो ये हमने
बहुत इजीली एंड बहुत जल्दी A क्रॉस B को एक लाइन में ही सॉल्व कर डाला। एंड ये काफी आसान था एंड यहाँ पर मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा ही कम होते हैं। तो ये बहुत अच्छा मेथड होता है क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए। आगे चलते हैं। अब हम नया टॉपिक एक शुरू करने वाले हैं एंड ये टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी। हमने सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, बट अब हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में एंगुलर वेलोसिटी को समझेंगे। तो हम एंगुलर वेलोसिटी समझते हैं, फिर उसका रिलेशन समझते हैं लीनियर वेलोसिटी के साथ क्या होता है। So in this section we shall study what is angular velocity and its role in rotational motion. तो इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी और क्या है इसका रोल रोटेशनल मोशन में। We have seen that every particle of rotating body moves in circle. हमने जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में सीलिंग फैन का एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो ये मान लो एक सर्कुलर डिस्क है और ये एक एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ है एंड ये सर्कुलर डिस्क क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो हमने जाना कि जब रोटेशनल मोशन हो रहा होता है सारे के सारे पार्टिकल एक सर्कल में रोटेट कर रहे होते हैं। ये वाला पार्टिकल भी सर्कल में रोटेट कर रहा होगा, ये वाला पार्टिकल भी सर्कल में रोटेट कर रहा होगा। द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज रिलेटेड टू एंगुलर वेलोसिटी। तो जो लीनियर वेलोसिटी होता है पार्टिकल का वो एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करता है। अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी जिसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको फॉर्मूला याद आ चुका होगा कि ओमेगा किसके इक्वल होता है, v r के इक्वल होता है, जहां पर r डिस्टेंस होता है सेंटर से एंड तक सर्कल के। ये तो v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है एंड ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू पार्टिकल इन्वॉल्व वेक्टर प्रोडक्ट। अब ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये नॉर्मल वे में हमने लिख दिया है, बट अभी हमने वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। तो ये जो रिलेशन है, ये जो मैंने लिखा है ये करेक्ट रिलेशन नहीं है, बिकॉज हम जानते हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर है, आर एक वेक्टर है एंड ओमेगा भी एक वेक्टर है। तो कहीं ना कहीं वेक्टर प्रोडक्ट इन्वॉल्व है इसमें। तो इस सेक्शन में हम इसका करेक्ट रिलेशन वेक्टर के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। इन रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, ये हमारा फिक्स्ड एक्सिस है एंड रोटेशनल मोशन हो रहा है, एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल। इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में कोई भी पार्टिकल होगा वो एक सर्कल में रोटेट कर रहा होगा, विच लाइज इन अ प्लेन ऑफ द परपेंडिकुलर। ये अगर फिक्स्ड एक्सिस है और ये एक प्लेन है जिसपे प्लेन एक शीट है जिसपे ये सर्कुलर डिस्क रखी हुई है, तो फिक्स्ड एक्सिस और इस प्लेन के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो प्लेन एंड फिक्स्ड एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, यहाँ पर ये बात कही गई है। We see that a typical particle at a point P of the rigid body rotate about a fixed axis taken as z axis। तो अगेन हम ड्रॉ करते हैं, ये हमारा सर्कुलर डिस्क था। ओके, ये हमारा सेंटर से फिक्स्ड एक्सिस है एंड ये सर्कुलर डिस्क जहां भी हो किसी ना किसी प्लेन पे रखी गई है। तो कोई भी पार्टिकल होगा यहाँ पर, पी पार्टिकल रिजिड बॉडी का, ठीक है, वो रोटेट हो रहा होगा इस एक्सिस पे। इस एक्सिस को हम z कंसीडर कर लेते हैं। द पार्टिकल डिस्क्राइब अ सर्कल विथ अ सेंटर c ऑन द एक्सिस। अगर ये पॉइंट c है तो ये पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन पे रोटेट कर रहा होगा। द पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ विथ लीनियर वेलोसिटी v। ये जो पार्टिकल है ये मूव कर रहा होगा किसी लीनियर वेलोसिटी v से। After a time interval of delta t, the particle move to a position p dash। यहाँ पर समझने की चीज है कि ये हमारा अगेन सर्कुलर डिस्क है, ये हमारा फिक्स्ड एक्सिस है एंड यहाँ पर कोई पॉइंट p था जो सेंटर c से जा रहा था एंड ये सर्कल ऐसे रोटेट कर रहा है।
तो रोटेट करने के बाद हमने जाना कि ये जो पॉइंट P है वो अब किसी दूसरी पोजीशन P डैश में शिफ्ट हो गया होगा घूमते घूमते, एंड इसने जितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे डेल्टा थीटा, एंड इसने ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा t टाइम में कवर किया. ओके. As delta t approach to 0, the instantaneous velocity omega is obtained. So जो ओमेगा का फॉर्मूला है एंगुलर वेलोसिटी वो इक्वल हो जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा t, एंड जैसे ही t टेंड्स टू 0 कर दिया तो ये ओमेगा क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, एंड ओमेगा का जो दूसरा फॉर्मूला आएगा लीनियर वेलोसिटी के साथ वो होगा v इक्वल्स टू ओमेगा r, जहां पर r क्या है इस पूरे सर्कल का रेडियस है. एट एन इंस्टेंट किसी इंस्टेंट पे v किसके इक्वल होता है ओमेगा r के इक्वल होता है, एंड पार्टिकल का सिस्टम कैसा है रिजिड है. तो अगर जो पार्टिकल होगा बिल्कुल एक्सिस पे, ये डिस्क था, अगर पार्टिकल यहीं पर प्रेजेंट हुआ r की वैल्यू 0 हो गई तो जो उसकी लीनियर वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, एंड बिकॉज उसकी लीनियर वेलोसिटी 0 होगी इसका मतलब क्या कि वो पार्टिकल कैसा है स्टेशनरी. एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज द सेम फॉर ऑल पार्टिकल करेक्टराइजिंग प्योर रोटेशन, बट जो ओमेगा है वो सेम होगा सारे पार्टिकल के लिए. इस पूरे डिस्क पे कहीं भी पार्टिकल्स हो सारे पार्टिकल्स के लिए ओमेगा की वैल्यू सेम होगी बिकॉज प्योर रोटेशन चल रहा है. जैसे कि प्योर ट्रांसलेशन में वेलोसिटी v सेम होती है, सिमिलरली प्योर रोटेशन में ओमेगा सिमिलर होता है. सो आज की क्लास में हमने एंगुलर वेलोसिटी एंड वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा. नेक्स्ट क्लास में हम एंगुलर वेलोसिटी टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करेंगे. आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी. थैंक यू.